नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने सुझावों को कमेंट में ज़रूर दें। आज हम जिस मुद्दे से जुड़े हुए चीज़ों पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है जेपीएससी का। इनसे संबंधित कुछ सवाल हैं जिनके ऊपर आज हम अपना नज़र डालेंगे और चर्चा करेंगे। ये सवाल इस प्रकार से हैं कि आखिर कब आएगा 11वीं जेपीएससी का आवेदन, अपने समय से कितना पीछे चल रही है जेपीएससी, झारखंड के साथ बने छत्तीसगढ़ का सीजीपीएससी कितना है जेपीएससी से आगे, और एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये संवैधानिक संस्था सही में संवैधानिक बची है, और सबसे महत्वपूर्ण कि इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है। इन सारे सवालों का आज हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। उससे संबंधित चीज़ों पर आइए नज़र डालते हैं। ये देखिए, झारखंड सरकार के माननीय पेयजल मंत्री का जो ट्वीट है जेपीएससी के रिज़ल्ट के आने के बाद आया था कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी का फाइनल परिणाम जल्द घोषित होंगे। तुरंत 11वीं परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किए जाएंगे। परीक्षाएं अब रेगुलर होंगी। सिस्टम में सुधार की यदि इच्छा शक्ति हो तो यह संभव है। मैं मंत्री जी के इन सारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर सिस्टम में इच्छा शक्ति हो तो ये चीज़ें संभव हैं, क्योंकि जिस प्रकार से रिकॉर्ड समय में जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट जारी किया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। यूपीएससी भी इतनी तेज़ी तरीके से कॉपी नहीं जांचती जितना जल्दी जेपीएससी ने दिखाया और रिज़ल्ट जारी कर दिया। अगर पूरी प्रक्रिया का समय देखें, अगर कोरोना के टाइम को हटा दिया जाए तो रिकॉर्ड समय में 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा शुरू से लेकर के अंत होने की ओर है। अगर विवादों का भी समय निकाल दिया जाए तो वाकई ये समय पूरा एक रिकॉर्ड बनाता है। लेकिन मंत्री जी के इस दावे में कितनी सच्चाई है कि 11वीं परीक्षा हेतु विज्ञापन जल्द जारी किए जाएंगे, इस पर आइए नज़र डालते हैं। ये अभी कुछ दिन पहले के ही खबर में, प्रभात खबर में छपी हुई एक खबर है जिसमें आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि समय के हिसाब से 12वीं का समय अभी चल रहा है, यानी कि अभी तक 12वीं जेपीएससी आ जाना चाहिए था। 11वीं सिविल सेवा की रिक्तियां अभी तक भेज नहीं सकी है सरकार। आइए इस पूरे खबर को पढ़ते हैं कि 22 साल हो गए झारखंड राज्य बने, लेकिन अब तक जेपीएससी 10 सिविल सेवा भी पूरी नहीं कर सका है। वहीं साथ बना पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ नवंबर में 15वीं सिविल सेवा परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। हालांकि राज्य सरकार व जेपीएससी इसे अप टू डेट रखने का प्रयास कर रही है। इसके तहत 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन एक साथ किया गया है। हालांकि इन चारों परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया 2021 में समाप्त हो जानी चाहिए थी। साथ ही 11वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया 2021 में ही शुरू की जानी थी, लेकिन वर्ष 2022 के 4 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक आयोग के पास रिक्ति प्रस्ताव नहीं पहुंच पाया है। आयोग ने विभाग के पास 2 बार पत्र भेजकर रिक्ति मांगा है। इधर कार्मिक विभाग के अनुसार सभी विभागों से रिक्ति मांगी गई है। शीघ्र ही रिक्ति आयोग के पास भेज दी जाएगी। आयोग के अनुसार रिक्ति प्रस्ताव आने के बाद अभ्यर्थियों से आवेदन मांगेंगे और स्क्रूटनी करेंगे और प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, रिजल्ट के बाद इंटरव्यू का आयोजन किया जाना है। इन सब प्रक्रिया में समय लगेगा। जब तक रिक्ति व नियमावली उपलब्ध नहीं हो जाती है तब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। 4 सिविल सेवा परीक्षा के लिए इंटरव्यू जो है अभी चल रहा है। आइए देखते हैं कि साथ में ही बना जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो कितनी सिविल सेवाएं परीक्षा ले चुका है। छत्तीसगढ़ में 14 सिविल सेवा परीक्षा पूरी हो गई है और हमारे यहाँ 22 वर्षों में 6 सिविल सेवा परीक्षा पूरी हो सकी है। वो भी किस प्रकार से पूरी हुई है वो भी आप जान रहे हैं। 6ठी सिविल सेवा परीक्षा पूरी होने के बाद लोग नौकरी पे चले गए हैं, वेतन उठा रहे हैं। उसके बाद भी उसमें ऐसा विवाद फंसा हुआ है कि लगभग 60 लोग ऐसे उसमें लिस्ट में शामिल हुए हैं जिनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उनका भविष्य क्या होगा ये सरकार तय करेगी, क्योंकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष उन 60 अभ्यर्थियों के संबंध में रखना है। और बाकी के जो पुराने जेपीएससी के परीक्षाएं हुई हैं 5वीं तक, उसमें कितना विवाद रहा है वो हम सब जानते हैं। उनमें से कुछ परीक्षाओं पर अभी भी सीबीआई की जांच चल रही है। तो यानी कि एक राज्य के 22 साल बनने के बाद भी 6 सिविल सेवा परीक्षा भी नहीं कराई जा सकी, जिस पे अभी भी
आरोप लगे हुए हैं और छठी अभी तक कंप्लीट, एक तरह से उसको आप मान करके चलें कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और 7वीं का आप इंटरव्यू करा रहे हैं, और इसका भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि झारखंड में परीक्षाओं का भविष्य क्या है ये भी कोई नहीं जानता। कब कौन कोर्ट चला जाए, कब कोर्ट का डिसीजन क्या आ जाए, कब सारी चीज़ें अचानक से पलट जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। यही वो राज्य है जहां मेन से पहले 2 दिन पहले एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को रद्द किया जाता है, नया रिज़ल्ट निकाला जाता है। कुछ छात्र जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, और कुछ नए छात्र जुड़ते हैं और उन्हें भी मात्र रिकॉर्ड 18 दिनों के अंदर मेंस लिखने के लिए बैठा दिया जाता है। यह भी तो एक रिकॉर्ड ही है। आइए आखिर इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा कि मंत्री जी ने कहा कि 11वीं परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किए जाएंगे, लेकिन तथ्य तो ये है कि सरकार ने अभी तक आयोग को रिक्ति भेजी ही नहीं है। तो जब तक रिक्तियां जेपीएससी के पास पहुंचेंगी उसके बाद ना जेपीएससी उसके ऊपर आवेदन जारी करेगा, आवेदन मांगा जाएगा उसके बाद। खैर, इसके आवेदन से पहले सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ बनती है कि जो विवाद 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा में हुआ कि रिजर्वेशन का लाभ प्रारंभिक परीक्षा में नहीं दिया गया, अगर वही चीज़ें फिर से दोहरा दी जाती हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाली जेपीएससी परीक्षा भी विवाद रहित होगी। खैर, यहाँ पे तो मंत्री जी ने कह दिया है कि जल्द जारी किए जाएंगे, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि क्या 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन जारी करने से पहले एक गजट निकाल करके उसके नियमावली में संशोधन किया जाएगा कि जिस प्रकार से यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा से ही रिजर्वेशन का लाभ दिया जाता है, वैसे ही जेपीएससी में भी प्रारंभिक परीक्षा में रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 400 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी के रिवाइज रिजल्ट में बाहर हो गए थे, वो उनमें अधिकतर संख्या रिज़र्व कैटेगरी वालों की ही थी। वो जो लड़के बाहर हुए थे वो SC, ST और EWS कैटेगरी से ही बिलोंग करते थे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यह अपने आप में एक अन्याय है। आइए कुछ अन्य सवालों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने देख लिया कि 11वीं जेपीएससी के आने की अभी कोई संभावना नहीं बनती, क्योंकि जब तक कार्मिक विभाग जेपीएससी को रिक्तियों का प्रस्ताव नहीं भेजेगा तब तक जेपीएससी विज्ञापन जारी नहीं कर सकती। और साथ ही विज्ञापन को जारी करने से पहले जेपीएससी को यह देखना पड़ेगा कि क्या वो संशोधन लाएगी जिससे प्रारंभिक परीक्षा में रिजर्वेशन दिया जा सके, और ऐसा करने से वो आने वाले विवाद से बच सकेगी। दूसरा, आपने देख लिया कि जहां साथ ही पड़ोसी का राज्य 15वीं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है और हमारे पास साफ तरीके से 6 परीक्षाएँ भी नहीं हुई हैं। आपने देख लिया कि जेपीएससी अभी फ़िलहाल के नए सरकार में भी जो टारगेट तय किए गए थे उससे कितना पीछे चल रहा है कि 2021 में ही 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन 2022 का 4 महीना गुजर चुका है, 5वां महीना चलने लगा, लेकिन अभी तक 11वीं जेपीएससी के नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है, और नहीं लगता कि अभी आने वाले कुछ महीनों में वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ये संवैधानिक संस्था सच में संवैधानिक बची है। जैसा कि अगर आरोप जब सरकार के ऊपर लगाया जाता है तो वो कह देती है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वही सरकार जेपीएससी का जब पहला रिज़ल्ट जारी हुआ था, रिज़ल्ट चूँकि कैटेगरी वाइज जारी नहीं हुआ था, ये दिखाया नहीं गया था कि किस कैटेगरी के कितने बच्चे चुने गए हैं, तब सरकार खुले में ये कहती फिर रही थी कि रिज़र्व कैटेगरी के लड़कों का ज़्यादा रिज़ल्ट हुआ है इसलिए बाकी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन नतीजा आप लोगों को फाइनल देखने के लिए मिला कि बाकी के रिज़ल्ट में जो रिवाइज रिज़ल्ट आया उसमें उन रिज़र्व कैटेगरी के लड़कों का ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यानी कि जब ये एक संवैधानिक संस्था है तो सरकार को ये चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं और सरकार ये चीज़ें बाहर कैसे ले आती हैं कि किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, किसका रिज़ल्ट ज़्यादा हुआ, किसका होना चाहिए था, किसका नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर सवाल खड़ी करती हैं। साथ ही एक चीज़ें हमारे सामने भी आई थी कि जब जेपीएससी के सदस्यों का चयन हुआ था तो उस समय भी विवाद सामने आया था कि जो जेपीएससी के नए सदस्य चुने गए थे उनका जो अभी रूलिंग पार्टी है उनका उससे कहीं ना कहीं किसी प्रकार से संबंध है। तो अगर ऐसे लोगों को आप संवैधानिक संस्था में बैठाओगे तो आप कैसे मान लोगे कि वो संवैधानिक संस्था संवैधानिक बची रहेगी। और आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है। सबसे सोचने वाली बात ये है
कि अगर कोई भी बहाली प्रक्रिया फंसती है, लेट होती है, तो लास्ट में सरकार उसका ठीकरा स्टूडेंट्स के ऊपर ही फोड़ देती है, क्योंकि वो कहती है कि स्टूडेंट्स ही कोर्ट चले गए इसलिए चीज़ें लेट हो गई। अरे भाई, स्टूडेंट्स कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे? अगर आप उनका अधिकार उनसे छीनिएगा, रिजर्वेशन उनका अधिकार है, आप एक पार्ट में दीजिएगा, एक पार्ट में नहीं दीजिएगा, तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे? आप परीक्षा को पारदर्शी तरीके से नहीं कराइएगा, होम सेंटर पर तरह तरह की गड़बड़ियाँ होंगी। बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी जब जेपीएससी का रिज़ल्ट आया था। तो इतनी गड़बड़ियों के साथ अगर आपको लगता है कि आप मनमाने ढंग से ये परीक्षा को पूर्ण करा देंगे, तो वो कैसे हो सकता है? आप इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों का चयन करते हैं, उसमें इतनी बड़ी धांधली अगर आप करेंगे, इतना प्रॉब्लम लेकर के चलेंगे, चीज़ों को इतनी पेचीदा बना करके चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मामला कोर्ट में ही जाएगा। सरकार को इसमें ये सोचना चाहिए कि कितना सरल और कितना पारदर्शी नियमावली और पूरी प्रक्रिया को बनाया जाए कि ये चीज़ें नहीं फंसे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अन्य मुद्दों पर, उदाहरण स्वरूप अभी जो शराब की नीति झारखंड में लागू हुई है, उसमें ये पता चला कि जो छत्तीसगढ़ में शराब नीति है उसी को झारखंड में भी अपनाया गया। तो जो एक्साइज नीति जो छत्तीसगढ़ वाली थी वो झारखंड में लागू भी हो गई। इसको दूसरे जगह से कॉपी करके लागू करने में कितना ही समय लगा, किसी को नहीं पता चला। लेकिन उसी छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी जो रेगुलर कराया जा रहा है, अभी इस साल का जो 2021 वाला था, वो लगभग नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन आता है, उसका प्रीलिम्स हो चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है और मई में मेंस की परीक्षा होने वाली है। साल भर से भी कम समय में वहाँ नोटिफिकेशन से लेकर के फाइनल रिजल्ट का जो दौर है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट इसके उलट है। कितनी सारी बहालियाँ कितने सालों से लटकी हैं। वो कुछ परीक्षार्थी अभी भी हैं जो कमेंट करते हैं, बताते हैं कि जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई कुछ बैकलॉग रिक्तियाँ कितने सालों से, कुछ 2005 से पेंडिंग है। असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली लगभग 5 साल से पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें लटकी रह रही हैं। तो आप एक उत्पाद नीति को पूरे राज्य में लागू कर देते हैं, उसमें समय नहीं लगता, लेकिन एक नियोजन नीति आपसे फाइनल नहीं होती। क्या आपकी इच्छा शक्ति यहाँ पे नज़र नहीं आती? यहाँ पे आप क्यों नहीं बताते कि सरकार की इच्छा शक्ति अगर हो तो ये संभव है कि एक पारदर्शी और एक फास्ट पेस्ड एक नियमावली बनाया जाए, जिसमें कि पूरी प्रक्रिया आसानी से कंप्लीट हो जाए और प्रक्रिया पेंच में ना फंसे और लड़कों को कोर्ट ना जाना पड़े। लड़के कोर्ट को या शौक से जाते हैं, उन बेरोजगार लड़कों को कहीं कहीं से पैसा इकट्ठा करके, वकील को पैसा दे करके, चंदा इकट्ठा करके केस लड़ना पड़ता है। सरकार तो सरकारी फंड से पेमेंट कर देती है और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर देती है। सरकार के लिए तो ये चीज़ें आसान हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से बचने का क्या सरकार उपाय कर रही है? अगर आप नियमावली अगर साफ़ सुथरी रखते, ट्रांसपेरेंट रखते, चीज़ों को एकदम सही ढंग से अगर इम्प्लीमेंट करवाते, तो ना कोई कोर्ट जाता, आपका भी खर्चा बचता और वो जो लड़के चंदा इकट्ठा करके केस लड़ रहे हैं उनकी भी जान बचती। लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। खैर देखिए, सरकार ने तो कह दिया है, सरकार के मंत्री ने कहा है कि जल्द ही 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन जारी किया जाएगा। खैर, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है। क्या वो छात्र जिम्मेदार है जो इन चीज़ों में हो रही नियमावली की गड़बड़ी, परीक्षा में धांधली को लेकर के कोर्ट जाता है, या वो सरकार जिम्मेदार है जो छात्रों के ऊपर कोर्ट जाने का ठीकरा फोड़ करके अपने निकल जाती है और कहती है कि ये तो संवैधानिक संस्था है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। जवाब आपको तय करना है कि क्या सही है, क्या गलत है। इसी के साथ मैं इस विश्लेषण को समाप्त करता हूं। आप अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। साथ ही कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।